न्यू नॉलेज विद डीसीपी। वेलकम स्टूडेंट्स, नए ज्ञान के साथ स्वागत। नमस्कार विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास बताया जाएगा जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारगर हैं और सभी क्वेश्चन से अलग हैं और ये क्वेश्चन सभी मोस्ट हैं। इसे ध्यान से पढ़िए, वीडियो पर फोकस करिए और इसे 100% उम्मीद है ये क्वेश्चन पा सकते हैं। और अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य तथा सोलंकी प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ऑप्शन ए मनुस्मृत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वीराज रासो करेक्ट आंसर होना चाहिए। लाजवाब क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन मोस्ट करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। हम कुछ का बताना चाहेंगे कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है और कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है और विल्हड़ की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित हैं, जबकि जयानक ने पृथ्वी राज विजय की रचना की। इन सभी चीज़ों को जानना भी अति आवश्यक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था वो कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी था वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, लाजवाब क्वेश्चन करेक्ट आंसर। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल इज्जाज का सेनापति व दामाद था। इज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं विद्यार्थियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए आपको आगाह करेंगे, वो भी मोस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पल्लव। तो शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी वो है इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी चोल करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। हम आपको बताना चाहेंगे कि चोलों की नौसेना काफ़ी शक्तिशाली थी, जिसकी बुनियाद पर चोलों ने एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया था और यह दुनिया का पहला साम्राज्य था जिसने अपनी नौसेना में महिलाओं को जगह दी। महिलाएं सिर्फ सेना में शामिल नहीं थीं बल्कि युद्धों में भी भाग लेती थीं। इसके अलावा चोलों की नौसेना उस समय की तकनीक के मुताबिक काफ़ी उन्नत थी, जिसके बेड़े में एक से बढ़कर एक जहाज थे। संगम साहित्य चोलों के इतिहास का मुख्य स्रोत है। इसके मुताबिक चोलों की नौसेना काफ़ी व्यवस्थित और शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो है ऑप्शन नंबर बी यानी फारसी करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए रजिया ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था वो है ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश ने। करेक्ट आंसर। आपको बताएंगे कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको पूर्ण रूप दिया इल्तुतमिश ने। इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, साथ ही इसमें एक मंजिल को भी जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी रामचंद्र देव। करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर। आपको बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रामचंद्र यानी 1271 से 1311 के बीच, जिसे रामदेव भी कहा जाता है, भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था। 1296 ईस्वी से में उन्हें दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम आक्रमण का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी को एक वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमति से शांति की स्थापना हुई। जब उन्होंने 1303 ईस्वी से 1304 ईस्वी के में श्रद्धांजलि के भुगतान को बंद कर दिया तो अलाउद्दीन ने मालिक काफूर की अगुवाई में एक दल को उनके अधीन करने के लिए भेजा और उन्हें दिल्ली सल्तनत के एक स्थान बनने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे वो हैं ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद गजनवी ने। करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, राइट आंसर। आपको बताएंगे महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्त मेक अवतार अंकित करवाया था। इसको भी ध्यान में रखिए विद्यार्थियों। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद गौरी। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। वेट करते हैं। हाँ, करेक्ट आंसर मोहम्मद गौरी है। और आपको मोहम्मद गौरी के विषय में बताना चाहेंगे। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए आदिल शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ताज सनेटावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद आदिल शाह। इसे आदिल शाह भी कहते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। और बीजापुर का गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तजित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वे कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन ए बेलूर, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसकी 56 तजित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं वे है ऑप्शन नंबर सी यानी हम्पी। करेक्ट आंसर। आपको हम्पी के विषय में जानकारी देना चाहेंगे। विजय विट्ठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी। और इसी के साथ और कुछ बताना चाहेंगे विद्यार्थियों। ये मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे
और इसको एग्जामिनेशन जाने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उम्मीद है पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन का नॉलेज मिल सके और अंत में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।